Hello, welcome back to my YouTube channel Mentor on Demand. सो आज ये हमारा इंटरनेशनल लॉ की सीरीज का लास्ट वीडियो है और लास्ट टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक नेम इज मोनिज्म वर्सेस ड्यूअलिज्म थ्योरी, जिसे मोनिस्ट वर्सेस ड्यूअलिस्ट भी कहते हैं। अब देखो, मोनिस्ट और ड्यूअलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, ये किससे रिलेटेड है, वो हम आज इस पूरी वीडियो में समझेंगे इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अब पहले आपको ये थोड़ा समझना चाहिए कि ये थ्योरी है और थ्योरी क्या होता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं वही फाइनल और हमें वही फॉलो करना है। ये जस्ट एक थ्योरी निकाली है। ये थ्योरी इसलिए हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कशंस होते हैं, हमें कन्फ्यूजन्स और एम्बिग्यूटी होती है कि कौन सा लॉ प्रिवेल करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करना चाहिए या डोमेस्टिक लॉज प्रिवेल करने चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड थ्योरी जो है ना, ये मोनिस्ट और ड्यूअलिस्ट थ्योरीज निकाली गई है। अब मोनिस्ट थ्योरी क्या होती है, तो मोनिज्म पोजिट्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एंड सुपीरियर टू डोमेस्टिक लॉ, creating unified legal system where international law governs over the domestic laws। यहाँ पर ये पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डोमेस्टिक लॉ से सुपीरियर है और इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ से पहले गवर्न होते हैं। उन्हें सुपीरियरिटी और उन्हें प्रायोरिटी हमें देनी पड़ती है क्योंकि वो एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम है। यूनिफाइड लीगल सिस्टम मतलब एक ऐसा लॉ जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है वो सब फॉलो करती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल पब्लिक लॉ या इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ के अलग अलग एक्ट्स हो, तो हर कंट्री उसे फॉलो करती है। इसलिए मोनिज्म थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ इज मोर सुपीरियर टू द डोमेस्टिक लॉ। अब इसमें दूसरी तरफ जो डुअलिस्ट थ्योरी है वो ये आर्ग्यू करती है कि यहाँ पर एक क्लियर सेपरेशन है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉ के बीच में। इंटरनेशनल लॉ का रोल अलग है, डोमेस्टिक लॉ का रोल अलग है, तो एक क्लियर सेपरेशन है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकते, ऐसा डुअलिस्ट थ्योरी कहती है। With international law requiring domestic implementation to be binding at the national level। और इनका कहना यह है कि चाहे आप इंटरनेशनल लॉ कर भी लो, लेकिन जब डोमेस्टिक लॉज के ऊपर या डोमेस्टिक जो स्टेट है जब वो बाइंड करने की बात आएगी तो आपको इन्फोर्समेंट आपको अपने डोमेस्टिक या नेशन के लीगल सिस्टम से ही करवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप आईसीजे की बात करते हैं, अगर मानो कि कोई भी दो कंट्री है ए और बी, ठीक है, इन दो कंट्रीज के बीच में वॉयलेशन हो गया या ब्रीच हो गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, इन दोनों ने कोई ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसका वॉयलेशन हुआ है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। जनरली पेमेंट के केसेस भी बहुत कॉमर्शियल इंटरनेशनल लॉ में ऐसे ही केसेस आते हैं, जिसने अगर मान लो एक पार्टी ने पेमेंट नहीं किया या ड्यूली कंप्लीट नहीं किया, विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये केसेस जो है वो आईसीजे में हैंडल होते हैं। तो अब बात आती है कि चलो आईसीजे नहीं तो अगर उन्होंने अपना एक जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि दिस कंट्री हैव द जुरिस्डिक्शन, अब मान लो उस कंट्री के कोर्ट में अगर वो लोग केस फाइल करते हैं और वहां का जो जजमेंट आता है पर आपको आपका इन्फोर्स तो आपकी कंट्री में ही करवाना पड़ेगा, वो बाइंडिंग नेचर तो आपके नेशन लेवल पर ही होने वाला है। बी अपनी, अब अगर मान लो बी के फेवर में आता है कि ए जो है वो बी को पेमेंट करेगा, तो बी ये जो डिसीजन है, ये ऑर्डर या डिक्री जो है वो कहाँ पर इन्फोर्स कराएगा, बी अपनी कंट्री में इन्फोर्स कराएगा, ऑब्वियसली बात है। सो यही वो कहना चाहता है डुअलिस्ट थ्योरी कि आप अगर इंटरनेशनल लॉ भली है, इंटरनेशनल लॉ को भी इन्फोर्स करवाने के लिए डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, तभी वो नेशन पर बाइंड करता है। ये इसका डुअलिस्ट थ्योरी का पॉइंट है। और मोनिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रायोरिटी और सुपीरियर है टू द ओवर द डोमेस्टिक लॉज। नाउ इंडिया फॉलोज डुअलिस्ट अप्रोच। इंडिया क्या फॉलो करती है, डुअलिस्ट अप्रोच। आपको पता ही है, ये चीज तो आप देखते भी होंगे कि इंडिया में डोमेस्टिक लॉज और डोमेस्टिक जो स्टेट प्रैक्टिस है वो ज्यादा प्रायोरिटी बेस पर है इंटरनेशनल लॉ के कंपैरिजन में। रिक्वायरिंग इनेबलिंग लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पर होल एंड सोल जो पावर दी गई है, मेड लेजिस्लेशन जो है वो हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी तरीके के मेजर लॉज और एक्ट्स में चेंजेस करना या
न्यू लेजिस्लेशन लेकर आना वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ना कि हमें इसके लिए कोई भी यूएन का ऑर्गेनाइजेशन से हम ऐसा कुछ लॉ बना सकते हैं और हमारे नेशन में फॉलो करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू एक्ट है, ओके अभी अगर रिसेंटली आपको पता हो तो यूजीसी का बिल आया था, यूजीसी एक्ट, तो ये पार्लियामेंट ने इसमें चेंजेस किए थे और ये नया लेजिस्लेशन वो लेकर आए थे, ना कि ये जो है ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की किसी रूल से गवर्न करता है। तो इंडिया हमेशा डुअलिस्ट अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें हमारे लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में बनते हैं और फिर वही जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशंस बनते हैं वो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज को अफेक्ट देते हैं। हम उन्हीं हमारे डोमेस्टिक लॉज को बेस रखकर इंटरनेशनल ट्रीटीज में उसको इफेक्ट करवाते हैं। अब मॉनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, सबसे पहले ये आया कहाँ से था, तो इज मोस्ट क्रेडिटेड टू द ऑस्ट्रियन लीगल एक्सपर्ट हैंस केल्सन। ये ऑस्ट्रियन लीगल एक्सपर्ट है हैंस केल्सन, उन्हीं से ये मेन ये पर्सपेक्टिव मॉनिस्ट वाला आया है, जिन्होंने 1920s के टाइम पे आर्ग्यू किया था फॉर द प्राइवेसी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। वो ये चाहते थे कि इंटरनेशनल लॉ को प्राइवेसी मिलनी चाहिए एज अ डेरिवेशन ऑफ अ नेचुरल लॉ, क्योंकि ये नेचुरल लॉ से डेराइव है। इंटरनेशनल लॉ को कोई एक कंट्री होल एंड सोल कंट्रोल नहीं करती है, ये नेचुरल लॉ से यानी कि रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस से ये बना है। ओके सो ये इंटरनेशनल लॉ इज अ नेचुरल लॉ, दैट्स व्हाई इट वुड बी द मोर प्रायर और सुप्रीम ओवर द डोमेस्टिक लॉज। But rather than merely a representation of an individual state's decisions to be bound by specific rules through customary practice, पर ये एक्चुअल में इंटरनेशनल लॉ नेचुरल लॉ है, ना कि ये कोई स्टेट की प्रैक्टिस, कस्टमरी डिसीजंस उनके ऊपर फॉलो करता है। अब इंडिया में कास्ट डिविजन्स, अगर जैसे कि हम ये कहें कि रिजर्वेशन सिस्टम है, हो सकता है कि दूसरी कंट्री में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं हो, तो अब अगर यहाँ पर दो कंट्रीज कोई भी तरीके का ट्रेड, एजुकेशन या एनी अदर मतलब कोई भी अगर इकोनॉमिक वे से भी कोई ट्रीटी करती है, एग्रीमेंट करती है, तो यहाँ पर मॉनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टेट की कोई प्रैक्टिस या कस्टमरी लॉ, जबकि ऐसा इंडिया की अप्रोच नहीं होती है। ओके नाउ अब डुअलिस्ट थ्योरी का किस तरीके से एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वंस अ ट्रीटी साइंड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। अब जैसे कोई ट्रीटी है वो हमारे स्टेट के हेड ने साइन कर दी, ओके लाइक प्रेसिडेंट, and it takes effect and becomes a legal binding in international relation, और फिर वो अफेक्ट में आती है और फिर वो लीगल बाइंड करती है इन इंटरनेशनल रिलेशंस कि भाई हमने हमारी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रीटी की हुई है, तो ये ट्रीटी साइन करने के बाद में वो अफेक्ट आ जाएगी और इसमें लिखी हुई सारी चीजें दोनों पर लीगल बाइंडिंग करेगी। So the treaty must be specifically implemented by the relevant legislations to be binding at the domestic level. अब ट्रीटी का नेचर ऐसा होना चाहिए एंड टू बी इन्फोर्सेबल इन द डोमेस्टिक कोर्ट। अब ये ट्रीटी का नेचर ऐसा होना चाहिए जो भी, जैसे कि अगर मान लो ये इंडिया है तो इंडिया के डोमेस्टिक कोर्ट में ये इन्फोर्सेबल हो सकता हो, इससे हम अगर कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो इंडिया के पास में ये पावर और कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन होना चाहिए इन केसेस को हैंडल करने की। दूसरा, जो ट्रीटी बनते हैं वो इंडिया के लेजिस्लेशंस और लॉज से बाइंडिंग नेचर का होना चाहिए। अब हमारे इंडिया के लॉज अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टॉर्ट लॉ है, ओके अगर इन्वायरमेंटल रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एक्ट, ओके सो ये एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, ये सारे अगर इसमें इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। अगर ग्लोबली भी हमें कहीं पे भी करना है तो वी हैव प्रोविजंस एंड सेक्शंस की जहां पर ये होता है अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, सो इन इंडिया वी आर हैविंग आर आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, सो कोर्ट के पास में ऑटोमेटिकली फॉरेन आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की पावर आ जाती है। हम पर्सनल प्राइवेट आर्बिट्रेशन भी करवाते हैं। तो ये सारा रिकॉग्निशन हमारे जो लोकल लॉज है, जो डोमेस्टिक लॉज है,
उसमें ये चीज होनी चाहिए, तभी हम ट्रीटीज में एंटर कर सकते हैं और उसको इंटरनेशनल इफेक्ट दे सकते हैं। तो यानी कि इंटरनेशनल इफेक्ट देने के लिए बेस डोमेस्टिक लेवल का होना चाहिए, ये डुअलिस्ट थ्योरी है। लेकिन मॉनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि वी डोंट नीड अ डोमेस्टिक लेवल और स्टेट प्रैक्टिसेस फॉर द बेस ऑफ अ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज अ नेचुरल लॉ एंड इट इज like a more supremacy and supreme over the डोमेस्टिक लॉ। ये होती है मोनिज्म और ड्यूअलिज्म थ्योरी। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। दीज टू थ्योरीज आर वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई होगी एंड विद दैट हमारा ये इंटरनेशनल लॉ की 5 पार्ट सीरीज भी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए इंटरनेशनल लॉ के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक एडवांस सीरीज भी बनाऊं तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इंटरनेशनल लॉ की एडवांस सीरीज चाहिए, बिकॉज इन एडवांस अभी तक तो हमने सिर्फ, मैं आपको अगर सच्ची बताऊं तो हमने शायद 5% भी नहीं कवर किया है इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज वेरी वेरी वाइड। तो ये तो बहुत कम चीज़ें हमने कवर की है, क्योंकि जस्ट एक बेसिक्स है ये। तो अगर आपको इसका एडवांस लेवल चाहिए तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर द एडवांस लेवल ऑल्सो। एंड ऑल्सो मुझे थोड़ा कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि वॉट यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर एक्ट, क्योंकि इसके बाद जो मैं एक्ट कवर करने वाली हूँ, दिस इज आर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की, मैं आपको एक सीरीज बनाने वाली हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की जरूर मिलेगी, और मेरे वेबसाइट पे जाकर आप सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 1-to-1 सेशन, और अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप वो मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। इफ यूनिवर्सिटी स्कूल्स के लिए भी स्पेशली मेरे पास में वर्कशॉप्स, वेबिनार्स मैं कंडक्ट करवाती हूँ। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स के प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट, जहां पर आप मुझसे मेरे कोर्सेज है, मैं जैसे पॉश ट्रेनर हूं तो मैं पॉश ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती हूँ। मैं मीडिएटर हूँ, IMI क्वालिफाइड मीडिएटर, सो आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑफ मीडिएशन। और अगर आपको कोई भी दूसरे लॉज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझना है तो मैं वैसी वर्कशॉप्स भी करती हूँ, कंडक्ट करती हूँ। सो वी कैन मेक अ कोलैबोरेशन फॉर दैट ऑल्सो। So this is all in this video. I hope you will like it and you will understand in a very easy way. So please follow and subscribe my YouTube channel, and also please follow my Instagram page Mentor on Demand for more videos. Thank you.